नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं और धीरे धीरे अब बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने सबसे पसंदीदा मुसलमानों को ढूंढने में लगी हुई है, उनके तक पहुंच बना रही है, क्योंकि बिहार में अब की केवल एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक नहीं है, अब की एक और तीसरा मोर्चा होगा जो कि प्रशांत किशोर वाला है। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। ऐसे में हर एक तबके तक पहुंचना बेहद अहम हो जाता है अगर जीत दर्ज करनी है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर बात करने वाली बीजेपी क्या बिहार में पसमानदा मुस्लिमों का विश्वास जीत पाएगी? इसी पर बात करेंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तब वहां पर सबने देखा कि किस तरीके से वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने की थी। मेरे साथ हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित एनएफ न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही कि इससे पहले भी हमने तमाम पसमानदा सम्मेलन देखे आपकी पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में, अब बिहार में भी वही पसमानदा सम्मेलन। उम्मीद की परिणाम मिलेंगे या फिर सम्मेलन ही चलता रहेगा? देखिए रोहित जी, देश की आजादी के बाद आपने देखा कि लगातार किस तरीके से विभाजनकारी शक्तियों ने फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति का अनुसरण किया, जिसका परिणाम ये निकल करके आया कि 1947 के बाद हमारे देश को गहरा आघात विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जिसका मैं बात हूँ कि इस देश पे जो लगातार आक्रमण हुए हैं उसको मैं सांस्कृतिक आक्रमण कहता हूँ। सांस्कृतिक आक्रमणों का क्रम है गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके गोद में कुछ लोगों का जन्म होता है जो फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ और विभाजनकारी शक्तियों को आगे बढ़ाओ। उसके बाद आपने देखा कि जो मुसलमान यहाँ रह गए उनको एक तरीके से उनके अंदर पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली के लिए कुछ एक मुसलमानों को चुना गया, जिनको ठेकेदारी प्रदान कर दी गई पूरे समाज की, और उस समाज के अंदर शोषण और एक तरीके से शोषकों का एक वर्ग जो है वो तैयार हुआ, जिसने समाज के लोगों को बहुसंख्यक आबादी का भय दिखाया और उनका शोषण किया। और वो शोषण का एक तरीका जो है वो बहुत बहुआयामी तरीके से शोषण किया गया। और खास करके गरीब पसमानदा मुसलमानों की बात होती है जिनको आगे बढ़ाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उन पसमानदा गरीब अधिकार करते हैं, सबसे इनको दिक्कत हो तो एक तरीके से जिनकी मानसिकता शोषक वर्ग के साथ जुड़ी रही है। आप देखिए ना कि वक्फ संशोधन अधिनियम भी इसी का एक कहीं ना कहीं हिस्सा है। वक्फ संशोधन अधिनियम, ये दिक्कत नहीं है कि आप लोग पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, पसमानदाओं के लिए जो कर रहे हैं उसका परिणाम आप लोगों को कितना मिल रहा है, चर्चा इस पर है। क्योंकि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा बहुत सम्मेलन हुए यूपी से लेकर तमाम और राज्यों में, लेकिन आप की पार्टी 3 सालों में तीसरी बार में लगातार ये ऐसा हुआ, पहली बार कि जब बहुमत आप नहीं पहुंचे, बीजेपी एनडीए के सहारे चले। तो क्या उन पसमानदाओं का साथ बिहार में मिलने की उम्मीद है, जो कि 75%, अगर मुस्लिम समुदाय में बात किया जाए तो 75% उनकी हिस्सेदारी बिहार में? रोहित जी वही बता रहा हूँ, ये इतना आसान प्रश्न नहीं है। इसको बहुत अच्छे से जब आप देखिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता होगी। पृष्ठभूमि में कांग्रेस पार्टी एक तरफ अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा देती है और आतंकी मानसिकता के लोगों को एक वर्ग के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, और उस वर्ग को ये बताती है कि जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं ये भी तुमसे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे आतंकी घोषित करने पे तुली हुई है, और दूसरे तरफ उनको उनका मसीहा बनने पे तुली हुई दिखाई देती है। मैं वही बता रहा हूं कि पसमानदा गरीब मुसलमानों के अधिकार की बात जब वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई, जब ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, खास करके पसमानदा समाज की जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका किस तरीके से शोषण किया जा रहा था इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा, इन्हीं दलालों के द्वारा, जिन लोगों ने उनकी जमीनों पे सबसे पहले कब्जा किया, उन्हीं मुस्लिम परिवार के लोगों के जमीनों पे कब्जा किया। इसी बात को तो हम जाकर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि जो भी वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन जमीनों को लेकर के इन लोगों ने फंसा के रखा था, वहां सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? पसमानदा गरीब मुसलमानों का होता है। मुझे लगता है आप लोगों की सोच पसमानदाओं के विकास को लेकर है, या फिर अब की एक तीसरा मोर्चा भी है जो कि मुस्लिमों की तरफ बहुत झुक रहा है, प्रशांत किशोर,
उसका भी डर है कि आरजेडी की देखिए तरफ रोहित तो जी, पहले से ही मुस्लिम है, रोहित फिर जी, प्रशांत किशोर भी आ गए। रोहित जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस देश में जो भी नागरिक हैं, खास करके मुस्लिम वर्ग से आने वाले जो नागरिक हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। और मुख्य धारा से हम तब जोड़ेंगे जब कहीं ना कहीं उनको एक मुद्दा से बाहर निकालेंगे, जिस मानसिकता में कहीं ना कहीं उनको डराया धमकाया जाता है और इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। और विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके द्वारा किया जाता है। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को, आप, मैं रोहित जी एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि जब रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की बात हम करते हैं तो प्रशांत किशोर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि ममता बनर्जी के साथ वो छाती पीट रहे थे। तो रोहिंग्या मुसलमान भारत का मुसलमान कैसे हो गया? तो जो भगोड़े लोग हैं जब उनको भगाने की बात करते हैं तो उनको भी ये पसमंदा गरीबानों के साथ जोड़ देंगे, और जब शोषक वर्ग की बात करते हैं तो उसको भी गरीब मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं। और इस्लाम का भय दिखा के सबसे पहले मुस्लिम परिवार में जो वैसी जो माताएं बहनें हैं जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम हो गई है, सबसे पहले उनका शोषण ये लोग करते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, और उनकी जमीनों को हड़पने का काम करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों के बीच में जाकर के बताते हैं। इसके अलावा रोहित जी 2-3 और चीजें हैं। जब हम बिहार में आम जनता को जब घर बनाकर दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें क्या हमने मुस्लिम परिवार से आने वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं था। कहीं भी हमने जब नौकरी दी है उसमें हमने किसी भी मुस्लिम परिवार से आने वाले लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। यहां तक कि मुसलमानों में गरीब मुसलमानों को, पसमंदा मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था भी बिहार में है। इसके अलावा जब आयुष्मान भारत योजना के तहत जब हम लोगों का इलाज करवाते हैं, क्या उसमें किसी मुस्लिम परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति को हमने पीछे छोड़ा? फिर डर किस बात का, फिर भय किस बात का? मुझे लगता है कि ये सारी बातें सोशल अवेयरनेस के माध्यम से उन लोगों तक आखिरी सवाल सुमित जी, बहुत छोटे में जवाब चाहिएगा। आखिरी सवाल सुमित जी, बहुत छोटे में चाहिए होगा जिसका जवाब। पसमानदाओं को लुभा पाएंगे, वोट में कन्वर्ट करवा पाएंगे आप लोग कि नहीं? देखिए, वोट बैंक के लिए नहीं, हम विकास के लिए काम करते हैं और विकास के प्रतिमान बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और हमारे नेता, आपने देखा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि अपराधी या तो जेल जाएंगे नहीं तो उनका गया में पिंडदान होगा। तो अपराधियों को तो समाप्त करना ही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है अभी केवल पोस्टर लगा है जेडीयू के दफ्तर के बाहर और बहुत जल्दी विलय भी होने वाला है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे की तुलना मैं डस्टबिन से करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चों को तब नहीं पढ़ाया जबकि वो मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री थी। तो जो एक परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री, उसके बाद भी बेटा निरक्षर। मुझे लगता है कि अगर एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का अगर बच्चा किसी कारण से अभावग्रस्त होकर के नहीं पढ़ पाता तो मेरी सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ ज्यादा है अपेक्षाकृत तेजस्वी यादव, जिनके दिमाग को की तुलना में डस्टबिन के साथ करता हूं। अगर परिणाम आपके पक्ष में आ गए तो, परिणाम आपके पक्ष में अगर आ गए तो बीजेपी के, मैं एनडीए भी नहीं मान रहा हूं, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो क्या जेडीयू का विलय कर लेंगे क्या, जिस तरीके से विरोधी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब बस सुमित जी। रोहित जी, बस इतना कहूंगा कि गठबंधन धर्म का पालन करना हम जानते हैं, हम हाइपोथेटिकल बातों में नहीं फंसते। ये लालू यादव और लालू यादव का परिवार क्या बोलता है, ये तो जहर फैलाने की राजनीति तो ये करते ही हैं। अपराधियों और गुंडों की पार्टी बनाए हैं तो सोच भी तो इनकी गुंडों वाली ही होगी ना। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पसमानदा समाज के लिए बीजेपी क्या कुछ कर रही है, सम्मेलन क्यों किया जा रहा है, उस पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि अभी दफ्तर के बाहर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है जेडीयू दफ्तर के बाहर और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जेडीयू दफ्तर के अंदर होगी, यानी उनका कहना है कि विलय हो जाएगा चुनाव के बाद, प्रशांत किशोर हो या फिर आरजेडी या तमाम और विरोधी नेता हों। बाकी क्या होगा चुनाव के बाद वो तो आप तक खबर पहुंचेगी और चुनाव के पहले भी इसी तरीके की चर्चाएं होती रहेंगी। सुमित जी, आपका अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ, पसमानदा समाज के कुछ लोगों का बयान आपको सुना देते हैं और खबरों पर लगातार यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार। हम लोग को हक नहीं मिल रहा था जो मोदी सरकार हक दे रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे 2 बार चर्चा की है, तो हम लोग उनके साथ हैं। क्या लगता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, वो कौन है? वो लोग तो आरजेडी के लोग हैं ना। वो प्रोटेस्ट जो कल था इमारतें सरिया का वक्फ बोर्ड के लिए, वो तो आरजेडी का था। वहाँ जो नमाज से पहले बोला गया कि वजू बना के आना है, तो तेजस्वी यादव मंच पर चढ़े थे। अब वजू बना के वो गए कि नहीं तो वो लोग बतावेंगे। और इमारतें सरिया के जो सदर है
वली रहमानी साहब, वो तो पहले अमेरिका में रहते थे, अब उनको याद सता रहा है बिहार में आने का, ताकि वक्फ बोर्ड के आड़ में संपत्ति जो है वो बहुत बना चुके हैं, और जो भू माफिया है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुसलमान समुदाय के कुछ लोग को गुमराह करके ला रहे हैं कि तुम्हारा मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये पूरा समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग। मोदी जी जो ये बिल लाए हैं, इससे हम लोग समर्थन है, संतुष्ट हैं। नहीं, उनको गलतफहमी है, उनको घुमाया जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का वो शिकार हो रहे हैं। उनको समझना है, जितना जल्द वो समझ जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, कल का जो प्रोटेस्ट था, वो जो मंच था, पूरी तरह से संविधान विरोधी मंच था, शरिया की वकालत करने वाले लोगों का मंच था। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कानून के तौर पर सदन में पास किया गया है, और सदन संविधान से चलता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता की नीति के तहत जो है इस कार्यक्रम को रचा। लेकिन जो पसमानदा समाज है, जो देश का आम मुसलमान है, वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ़ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून बना है उससे सीधा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है, और देश का मुसलमान, देश का पसमानदा समाज संविधान से चलने वाला है, ना कि शरिया कानून से चलने वाला है। उन लोगों को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से संविधान को चुनौती दी, जिस प्रकार से संविधान के द्वारा निर्मित कानून को ललकारा है, वो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी बिहारी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति वो संविधान से बंधा हुआ है और संविधान के अनुरूप ही चलेगा। तो ऐसे लोग जो संविधान को ललकारते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, ऐसे लोगों का पूरी तरह से पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। वो सिर्फ ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोग्राम था और कुछ नहीं था। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये पूरा वक्फ बिल जो है पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अब तक के जो वो लोग भाई भतीजावाद चला रहे थे कि थोड़ी सी ज़मीन भाई साहब को अलॉट कर दिया, कुछ दामाद को कर दिया, कुछ भतीजा को कर दिया, इससे जो करते थे वो बंद हो जाएगा। अब उन संपत्तियों पर सरकार की नज़र होगी, उस पर अब ऐसी भवनें बनाई जाएं जिससे पसमानदा समाज को शिक्षा में, हेल्थ में, हर डिपार्टमेंट में लोगों को लाभ पहुंचे। असल में दरअसल मुसलमानों का हक नहीं छीना जा रहा है, वो जो उन संपत्तियों को जो अपने लोगों को बांट सकते थे वो बांट नहीं पाएंगे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं।